नवभारत की ओपीडी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और आज के इस वीडियो में हम देश में बढ़ते कोरोना प्रकोप पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे कैसे बचाव हो सकता है और इसके इलाज के लिए डॉक्टर कितनी तरह से तैयार हैं, चाहे वो मुंबई हो या फिर देश का दूसरा शहर। इसके अलावा हम कोरोना के वेरिएंट JN1 पर भी बात करेंगे। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर भरत जग्यासी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नवभारत की ओपीडी में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शुक्रिया। तो इस चर्चा की शुरुआत डॉक्टर साहब हम इसी से करना चाहेंगे कि देश भर में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कोरोना के केसेस जो हमारे देश में बढ़ रहे हैं, ये एक नॉर्मल पेंडेमिक जैसे अभी होते हैं। जैसे इसके पहले बहुत फ्लू पेंडेमिक आया था, आप देखोगे जैसे टेम्परेचर डिप हो जाता है, वायरस के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो अब ये जो कोविड है, ये भी हर साल सीजनल फ्लू के जैसे चलता रहेगा। जैसे ठंडियां आएंगी या बारिश में टेम्परेचर डिप होगा, इसके आपको थोड़े से केसेस बढ़ते हुए दिखेंगे। एज ऑफ नाउ जैसे सिनेरियो है, क्योंकि वायरस का एक दूसरा सा भी फंक्शन है, प्रॉपर्टी है कि वायरस म्यूटेट होते रहता है। अगर वो म्यूटेट नहीं होगा तो वायरस नहीं है। तो कुछ म्यूटेशंस ऐसे रहते हैं जो बहुत ज्यादा फैलते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट म्यूटेशन की बात की जाती है, जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, WHO ने भी बोला है JN1, वो ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट था उसका सब लीनिएज है। तो जी, उसका सब लीनिएज होने की वजह से ओमाइक्रॉन की एक खासियत थी कि बहुत तेजी से फैलता था, लेकिन माइल्ड वेरिएंट था। तो ऐसा कहा जाता है यूजुअली जिसके भी लीनेजेस रहते हैं वो अपने पेरेंटल लीनेज के जैसे ही बिहेव करते हैं। तो ये भी वेरिएंट थोड़ा सा ज्यादा से फैल रहा है, लेकिन अभी तक जो देखा गया है माइल्ड है। तो जैसे जैसे फ्लू सीजन आएंगे, जैसे टेम्परेचर डिप होगा, आपको हमेशा एवरी ईयर इसका थोड़ा सा बढ़ता हुआ केसेस नंबर दिख जाएंगे। लेकिन अभी तक जो नंबर्स दिख रहे हैं, इतना कंसर्न या डरने जैसी बात नहीं है। जी। जी, ओमिक्रॉन और JN1 पर हम आगे चलकर आएँगे। लेकिन आपने अभी बताया कि जैसे-जैसे मौसम बदलाव होता है और उस तरह से ये केसेस बढ़ने की संभावना है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये मैं पूछना चाहूँगा कि मौजूदा स्थिति में बढ़ते हुए कोरोना के प्रकोप से हम कैसे खुद को बचा सकते हैं? तो मौजूदा स्थिति में जब आप देखोगे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें डरने की नहीं है। लेकिन ये जो कुछ बुजुर्ग हैं या कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको लंग की बीमारियां हैं, जो बच्चे हैं 8 साल की उम्र से कम, या बुजुर्ग 65 ईयर्स एंड अबव, 65 साल की ऊपर के उम्र के, या जिनको ब्रोंकल अस्थमा है, अस्थमा का बीमारी है, या लंग की और कोई बीमारी है, इनमें देखा गया है कि ये थोड़ा सा घातक हो सकता है। इन पेशेंट्स को ऑक्सीजन लग रही है और ये पेशेंट वेंटिलेटर पे जा रहे हैं। जो भी डेथ रिपोर्टेड है, यही नंबर में रिपोर्टेड है। तो ऐसे लोगों को मेरी हमेशा सलाह रहेगी, अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड कीजिए। अगर आप मैरिज कोई अवॉइड कर सकते हैं, या कोई मेजर फंक्शन अवॉइड कर सकते हैं, आपको बाजी वगैरह के लिए जाना है बाहर, तो क्राउडेड एरिया में नहीं जाएं। अगर जाना ही है तो एक कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, अपने हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहिए और मास्क पहन के रखिए। तो ये प्रिकॉशंस हाई रिस्क केसेस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बचाव का तरीका वही है जो हम पहले अपना चुके हैं। हमेशा एक वही और रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। जी, जी। एक और सवाल था डॉक्टर साहब ये कि जैसे कुछ लोगों ने बूस्टर भी लगवाया, डोज़ भी लिए, तो क्या वो लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं? अभी इसमें दो राय हैं। एक तो जैसे आप कोई भी वैक्सीन लेते हो, उसमें आपके सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, मतलब बॉडी के अंदर पैदा हुए ऑलरेडी अवेलेबल एंटीबॉडीज का एक टाइम रहता है। वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर उनका लेवल्स कम हो जाता है। लेकिन जी, मेमोरी सेल्स के पास उनकी इंफॉर्मेशन रहती है। तो जब एंटीबॉडीज की लेवल कम हो जाती है तो आपको इन्फेक्शन ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो सर्कुलेटिंग नहीं है। लेकिन मेमोरी सेल फास्ट रिएक्ट करेगा, तो इन्फेक्शन माइल्ड होने की संभावना है। दूसरा ऐसा है, जैसे भी लीनिएजेस बढ़ेंगे तो हमने जो करंट पुराने जो भी वैक्सीन लिए हुए हैं, वो शायद इफेक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि उसको एक एस्केप प्रोसेस आ जाता है। तो जैसे वो म्यूटेट होगा, उसका सेल वेरिएंट आ जाता है, उसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर वेरी होती है, तो हो भी सकता है कि पुराने वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव ना हो। अगर इफेक्टिव है भी तो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी ज्यादा नहीं रहेंगे, तो इन्फेक्शन होगा, लेकिन सीवियर इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम है। मतलब ऐसा है कि डोज़ और बूस्टर लेने के बावजूद आप इससे प्रभावित हो सकते हैं, इसके लिए आपको बचाव करना होगा और बचाव का तरीका वही पुराना है। पूरा ही पुराना है। 100, आप जो बोला आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वैसे ही है। एक सवाल और ये भी है कि जैसे कुछ लोगों ने सिर्फ डोज़ ही लिया है, बूस्टर नहीं लगवाए हैं, तो उनके लिए कितना खतरनाक है ये?
उनका जवाब भी सेम रहेगा। जैसे आप बूस्टर डोजेस लगाते हो तो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, जो पैदाइश एंटीबायोटिक रहती है, अवेलेबल रहती है, एंटीबॉडीज लेवल्स वो काफी ऊपर जाती हैं, तो इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। तो वैसे लोगों का सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज अभी काफी कम हो गया रहेगा। तो जी इवन बूस्टर्स के बाद भी सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज कम हो गया रहेगा, लेकिन बॉडी में मेमोरी सेल्स रहता है, तो उनको इन्फेक्शन होने की संभावना कम है, लेकिन माइल्ड जी रहेगा, सीवियर होने की संभावना कम है। अगर वेरिएंट का पूरा एस्केप रूट आ गया है, पूरा ये नया वेरिएंट है, प्रॉपर्टीज जो है वैक्सीन में नहीं थे, तो हमको वापस से वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं रहेंगे। लेकिन तो इसलिए इसका जवाब ऐसा रहेगा कि एज ऑफ नाउ जो स्टेटस है, जिन्होंने बूस्टर नहीं लिया है सेम ही रहे। अगर हाई रिस्क केसेस हो तो आप वही प्रोटोकॉल फॉलो करें जो बचाव का तरीका है। अभी कुछ जी। नया बूस्टर लेने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर जिन्होंने बूस्टर भी लिया है और डोज भी लगवाया है, लेकिन वो फिर भी अगर चपेट में आ जाता है, तो उसके लिए क्या उपचार के क्या तरीके हैं? उपचार के तरीके भी सेम रहेंगे। आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि सिर्फ फीवर है, पहले तो आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाइए। आप बाहर निकलना बंद कर दीजिए, अपने घर वालों को बचाइए बचाइए। स्पेशली आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं या कोई पीड़ित पेशेंट्स हैं तो उनको आप उनसे दूर रहिए। अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए 5 से 6 दिन तक, और डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए। अगर माइल्ड फीवर है तो आपको जस्ट एंटी फीवर की दवाइयाँ लेनी है। ज्यादा फीवर आता है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होती है, तो आपको हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल यही है कि JN1 के बारे में हम बहुत सुन रहे हैं और इसके ताजा मामले भी देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में इससे बचाव का तरीका भी वही है या फिर कोई अलग तरीका है? और अगर मान लो ये हो भी जाता है, तो इसके लिए उपचार किस तरह से उपलब्ध है हमारे यहाँ? तो J1 मैंने आपको जैसे बोला, J1 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है WHO ने, क्योंकि इसके नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स JN1 जो है ये सब लीनिएज ये ओमाइक्रॉन का है, तो मतलब ये म्यूटेड ओमाइक्रॉन से होके आया है। तो यूजुअली वायरसेस के प्रॉपर्टी ऐसे रहते हैं कि जहां से आप आते हो उनका थोड़ा सा तो फीचर लेके चलते हो। उनका पेरेंटल बॉडी ओमाइक्रॉन है, तो ओमाइक्रॉन जैसे तेजी से फैलता था, JN1 भी तेजी से फैल रहा है। और जी ओमाइक्रॉन जैसे माइल्ड था, JN1 भी अभी माइल्ड है। तो अभी उससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन JN1 का जो सिम्टम्स है वो हमको देखना है। अगर कोई बुजुर्ग है, जैसे मैंने हाई रिस्क पेशेंट पहले से ही बताया है, इनमें कुछ होता है तो इनमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। ये आप अगर डॉक्टर को जल्दी से रिपोर्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा, अर्ली उनका उपाय निकल सकता है। अदरवाइज आप जैसे अपना फीवर आइसोलेट कर दीजिए, खुद को मॉनिटर कीजिए। अगर ज्यादा फीवर है, ऑक्सीजन लेवल नीचे जाते हैं तो रिपोर्ट कीजिए डॉक्टर को। इसके लक्षण भी सेम वैसे ही हैं जैसे कोरोना के हुआ करते थे? इसके लक्षण सेम ही रहेंगे, क्योंकि वही आता है, पहले फीवर आता है, और जिन लोगों में सिवियर होता है उनको सांस लेने में तकलीफ होती है और उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आप हमसे जुड़े और कोरोना के साथ साथ JN वेरिएंट पे भी अ, आपने बहुमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अनिल, शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।